जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिला अस्पताल क्षेत्र घोषित हुआ साइलेंट जोन, ध्वनि विस्तारक यंत्र और वाहनों को हॉर्न बजाने पर जल्द शुरू होगी कार्रवाई। प्रदूषित पानी से गंदी हो रही है 12 सिवनी की चंदन नदी, नगर पालिका ने बनाया संरक्षण का प्लान, वरिष्ठ स्तर पर अटकी फाइलें। जागपुर घाट पहुंच मार्ग पर टूटी सड़क, निर्माण की मांग के बाद भी हो रहा पेचवर्क, स्थानीय जनों ने जताई नाराजगी। लालबरा जनपद पंचायत के 36 पंचायतों में खुल रही सफाई की पोल, नाडे पर निर्माण, फिर भी सड़क पर दिख रही गंदगी। अठारह ऑटो पर कार्रवाई होता देख डरे ऑटो चालक, सड़क से गायब होने लगे ऑटो वाहन। लालबरा दिगंबर जैन मंदिर निर्माण के लिए भूमि शुद्धि कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम दरबारी टोला में नवविवाहिता पत्नी पूजा सरोते 21 वर्ष की दहेज प्रताड़ना और चरित्र शक को लेकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार पति दुर्गेश पिता धन सिंह सरोते 27 वर्ष को बैहर की अदालत में पेश कर दिया गया, जिससे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। आपको बताया कि अप्रैल 2021 में पूजा का विवाह दुर्गेश सरोते के साथ हुआ था। 8 एवं 9 दिसंबर की दरमियानी रात में पूजा और उसके पति दुर्गेश के बीच दहेज और चरित्र को शक को लेकर विवाद हो गया और दुर्गेश ने अपनी पत्नी पूजा की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद दुर्गेश ने अपनी पत्नी के गले में साड़ी बांधकर उसे लटका दिया था, जैसे कि लोगों को लगे कि पूजा ने फांसी लगाई। संपूर्ण मर्ग जांच में पाया गया कि पूजा की गला घोंटकर हत्या की गई। दुर्गेश ने दहेज प्रताड़ना के चलते और चरित्र को लेकर पत्नी पूजा की गला घोंटकर हत्या की और हत्या के साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया गया। 11 दिसंबर को मर्ग के उपरांत बिरसा पुलिस ने दुर्गेश सरोते के विरुद्ध धारा 304B, 302, 201, 498A भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया और इस अपराध में उसे गिरफ्तार किया था। 12 दिसंबर को बिरसा पुलिस ने दुर्गेश सरोते को बैहर की अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। नगर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने की मंशा से नगर पालिका बालाघाट के द्वारा 5 कचरा वाहन बुलाए गए थे, जिनका रविवार को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष एवं बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन के प्रमुख उपस्थिति में शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर नगरपालिका कार्यालय बालाघाट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक गौरीशंकर बिसेन के अलावा पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनिल दुआरे, नगरपालिका सीएमओ सतीश मरसेनिया सहित नगर के गणमान्य जन मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक गौरीशंकर बिसेन ने स्वच्छता कार्यक्रम पर विशेष जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छता को अभियान के रूप में ही लिया गया है। पूरा राष्ट्र स्वच्छ और सुंदर हो, इसी दिशा में कार्य किया जा रहा है। हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि स्वच्छता पर सभी लोग ध्यान दें और कचरा ना फैलाएं। अगर कोई गंदगी फैलाते हुए पाया जाता है तो उसे ऐसा करने से रोके, तभी हम अपने शहर को पूरी तरह से स्वच्छ और सुंदर बना पाएंगे। बालाघाट पुलिस के द्वारा स्थापना पर्व के अवसर पर पुलिस विभाग के बच्चों व पुलिस परिवारों के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किए जा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार 11 दिसंबर से 17 दिसंबर तक पुलिस स्थापना पर्व के अवसर पर खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पुलिस विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में गोला फेंक, डिस्क थ्रो, लंबी कूद होगी। इसके अलावा 12 दिसंबर को 100 मीटर, 1500 मीटर दौड़, 13 दिसंबर को खेल व पौधरोपण कार्यक्रम जिसमें पेंटिंग व रंगोली प्रतियोगिताएं, पौधरोपण के अलावा 14 दिसंबर को कैरम व शतरंज प्रतियोगिता, 15 को बैडमिंटन एवं वॉलीबॉल, 16 को कुर्सी चम्मच दौड़, पौरा दौड़, 3 लेग्स रेस, रस्साकसी। 17 दिसंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम में एकल व सामूहिक गीत व नृत्य एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम होगा।
मोती गार्डन घूमने आई कॉलेज की एक छात्रा की साइकिल चोरी हो गई। मोती गार्डन से साइकिल और मोटरसाइकिल चोरी होने की यह पहली घटना नहीं है। इसके पूर्व भी नगर से लगे मोती गार्डन घूमने आने वालों की दर्जनों साइकिल और मोटरसाइकिलें चोरी हो गई है, जो अभी तक नहीं मिल पाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुस्कान कारसर पे ग्राम जागपुर निवासी कॉलेज की छात्रा है। 12 दिसंबर को 11 बजे छात्रा मुस्कान फाइल लेने के लिए साइकिल से कॉलेज आई थी और कॉलेज से फाइल लेने के बाद करीब 1 बजे छात्रा मुस्कान अपने एक फ्रेंड के साथ मोती गार्डन घूमने के लिए आई थी, जिसने अपनी साइकिल गार्डन के पास रोड किनारे खड़ी कर दी थी। गार्डन घूमने के बाद करीब 2 बजे जब छात्रा मुस्कान गार्डन से बाहर निकली तो देखा कि गार्डन के बाजू में उसकी साइकिल नहीं थी। साइकिल को कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया था। छात्रा मुस्कान ने साइकिल चोरी की एक लिखित शिकायत कोतवाली बालाघाट में की है। सभी शहरों में किसी न किसी क्षेत्र को साइलेंट जोन घोषित किया जाता है, जहां ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित रहते हैं। बालाघाट जिला मुख्यालय में भी जिला अस्पताल वाले क्षेत्र को साइलेंट जोन घोषित करने की कवायद प्रारंभ हो गई है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से आरएमओ डॉक्टर अरुण लांजेवार के द्वारा नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर सीएमओ सतीश मटसनिया को पत्र प्रेषित कर साइलेंट जोन के लिए कार्रवाई प्रारंभ करने का आग्रह किया गया है। आपको बताया कि जिला अस्पताल और ट्रामा सेंटर में रोजाना ही बड़ी संख्या में मरीज भर्ती होते हैं। इसमें कई ऐसे मरीज होते हैं जो गंभीर स्थिति में होते हैं, जिन्हें ध्वनि विस्तारक यंत्रों से उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। वहीं जिला अस्पताल और ट्रामा सेंटर के बीच अवंती चौक से जयस्तंभ चौक के लिए रोड है, जिसमें बड़ी संख्या में भारी वाहनों का आवागमन हर समय होते रहता है। इस मार्ग पर पूर्व में कई बार भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रखा गया था। इसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा अपने बनाए गए नियमों को शिथिल कर भारी वाहनों का आवागमन जारी रखा गया है। जिला अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर अरुण लांजेवार के अनुसार अस्पताल में कई ऐसे गंभीर मरीज होते हैं जो ऑपरेशन के बाद भर्ती होते हैं, तो किसी को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। WHO के गाइडलाइन के अनुसार दिन के समय में 45 डेसिबल के ऊपर और रात्रिकालीन समय में 35 डेसिबल के ऊपर इसकी आवाज नहीं होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र है अपना जिला बालाघाट, उसका जो जिला चिकित्सालय बालाघाट है, उसमें कई ऐसे गंभीर मरीज होते हैं जैसे कि ऑपरेशन के बाद एडमिट होते हैं और कई गंभीर बीमारियों से जैसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया उनको या फिर किसी सांस लेने की तकलीफ हो गई जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है इस संबंध में। और दूसरे 28 दिन के जो बच्चे होते हैं जैसे कि जिनको न्यूनेट्स कहा जाता है, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट है और अभी जिला अस्पताल को एक बहुत अच्छी माननीय मंत्री जी द्वारा सौगात मिली है, मॉडर्न मैटरनिटी विंग, जिसमें काफ़ी गंभीर महिलाओं को और बच्चों को भर्ती करके इलाज किया जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जो हॉस्पिटल का जो और ट्रॉमा सेंटर के बीच में एक रोड है, जिसमें काफ़ी भारी व्हीकल जाते हैं और बहुत ज़्यादा सायरन और जो हॉर्न यूज़ होता है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में होता है। WHO के गाइडलाइन के अनुसार ये है कि दिन के समय में 45 डेसिबल के ऊपर इसकी आवाज़ नहीं होना चाहिए और रात्रिकालीन में इसकी 35 डेसिबल मतलब 35 डेसिबल के ऊपर इसकी आवाज़ नहीं होना चाहिए। तो मैं माननीय कलेक्टर महोदय के पास में जाकर के कि जिला चिकित्सालय बालाघाट के आसपास और इस क्षेत्र को साइलेंट जोन घोषित करने के लिए मैंने सर से निवेदन किया था। तो सर ने मुझे कहा था कि आप नगर पालिका सीएमओ साहब से मिल लीजिए और इस बात को चर्चा कर लीजिए। हम इस काम को जल्दी ही आगे बढ़ा के अपने जिला अस्पताल को हम लोग साइलेंट जोन घोषित करवा देंगे। नगर पालिका के अधिकारियों के अनुसार जिला अस्पताल और ट्रामा सेंटर में गंभीर प्रवृत्ति के उनके संस्थान हैं, जहां मरीजों को रखा जाता है। उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आवेदन दिया गया है। नगर पालिका के द्वारा साइलेंट जोन के लिए बोर्ड लगाया जाना चाहिए। ये स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइन है कि जहाँ पे जिला अस्पताल है, जहाँ पे पोस्टमार्टम रूम है, यहाँ अन्य गंभीर प्रवृत्ति के उनके जो संस्थान है, तो उनमें क्या है कि किसी प्रकार की मरीजों को या डॉक्टर्स को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, तो ये उनकी अपनी गाइडलाइन है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक आवेदन दिया हुआ है कि यहाँ पे साइलेंट जोन स्थापित किया जाना है, तो जिसमें नगर पालिका की ओर से साइलेंट जोन के लिए बोर्ड लगाया जाना है, तो जिस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये साइलेंट जोन जहाँ डॉक्टर साहब बताएंगे मेन रोड पे ही लगेगा, जिससे कि जनता उसको पढ़ सके, आम नागरिक पढ़ सके कि यहाँ पे हमें हॉर्न नहीं बजाना है, यहाँ पे हमें चिल्लाना नहीं है, जोर से बातें नहीं करना है, तो जिससे कि है ना इस प्रोटोकॉल का पालन किया जा सके और इस कार्रवाई को हम 1 सप्ताह के अंदर कर देंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया है माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय प्रशासक महोदय के माध्यम से कि वहाँ की जो साफ सफाई है, गार्डन है और लाइटिंग व्यवस्था है, जिनके लिए मुझे पत्र भी मिल चुके हैं, तो इस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो जो पत्रों के माध्यम से चाहा गया है उनके द्वारा, तो इस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं।
रूपगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम अमुहाई में घर की पाटन की सीढ़ी से गिरने से गंभीर रूप से घायल एक वृद्धा की जिला अस्पताल लाते समय रास्ते में मौत हो गई। मृतिका रूपोती बाई मस्कोले 60 वर्ष, ग्राम लच्छी टोला, थाना परसवाड़ा निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 दिसंबर को रूपोती बाई ग्राम अमुहाई अपने रिश्तेदार के घर सगाई के कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। 11 दिसंबर को सुबह 8 बजे रूपोती बाई घर की पाटन में घूमने के लिए सीढ़ी से ऊपर चढ़ रही थी। सीढ़ी से चढ़ते समय अचानक पैर फिसलने से रूपोती बाई गिर गई। सर में चोट लगने से रूपोती बाई गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गई थी, जिसे कुछ देर बाद वहां के प्राइवेट डॉक्टर के पास ले गए, जिसने जिला अस्पताल बालाघाट ले जाने की सलाह दी। रूपोती बाई को उसके परिवार के लोग प्राइवेट हॉस्पिटल से शाम को जिला अस्पताल बालाघाट लाए, किंतु उसकी मौत हो चुकी थी। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। जल को सुरक्षित रखें, संरक्षित करें। नदी बचाओ सहित तमाम प्रकार की बातें शासन के द्वारा कही तो जाती है, परंतु वास्तविकता से इसका कोई सरोकार नजर नहीं आता, जिसका ताज़ा उदाहरण नगर में ही देखने को मिल सकता है कि वाराणसी में जीवन रेखा चंदन नदी को माना जाता है, जिससे नगर व क्षेत्र में जलस्तर बना रहता है और पूरा क्षेत्र इस नदी के इर्द गिर्द ही बसा हुआ है। ऐसे में नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जनसंख्या के साथ ही नगर का भी फैलाव हुआ है, जिसमें नगर के प्रत्येक व्यक्ति के घर की गंदगी नालियों से होकर टूंडिया नाले में जाती है और सीधे वह नदी में मिलता है। वहीं कई नालियाँ हैं जो सीधे नदी में उतरती है, जिससे गंदगी नदी में बहती रहती है और कुछ स्थानों पर पानी से मिलकर वह धार में बहती है। साथ ही नदी किनारे स्थित बस्तियों के लोगों के द्वारा नदी पर शौच, मौशी व कपड़े धोने का कार्य भी किया जाता है। इस प्रकार की गंदगी से नदी में बहने वाला साफ स्वच्छ पानी प्रदूषित हो रहा है, जो मानव जीवन पर असर डाल रहा है, जिस पर नगरवासियों ने नगरपालिका के जिम्मेदारों के द्वारा इस पर संज्ञान लेकर कार्य करने की मांग की। नगरवासियों ने बताया कि धरती पर पीने के पानी की लगातार कमी होती जा रही है, जिसका असर हर जगह देखने को मिलता है कि पहले 50 से 60 फीट बोर में पानी मिल जाता था, परंतु अब 200 से 500 फीट गहरा बोर करने पर भी पानी कम पड़ रहा है। समस्या ये नाली की ज़्यादा समस्या है। ये पानी सब नदी में जाता है, नालियों का पानी, और पानी में सही शुद्ध पानी को गंदा करता है। इसलिए इसका क्या है, वहाँ सोक पीट बनाना चाहिए ताकि वो पानी सूख जाए, नदी में पानी में जाके ना मिले, शुद्ध पानी में पानी को गंदा करता है। नदी में क्या है, नदी तो वैसे इन दिनों में कम हो जाता है तो उससे परेशानी नहीं होती है, मगर ये गंदगी का पानी जब पानी ज़्यादा आता है बारिश के दिनों में तो ख़राब करता है। दो प्रकार की जवाबदारी, एक तो नागरिकों की भी जवाबदारी है कि वो घर का कचरा जो है सड़क पर फेंके, डस्टबिन में फेंके, ताकि नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा उसको कलेक्ट कर लिया जाए। और जनरली लोग लापरवाही करते हुए घर का कचरा नालियों में फेंक देते हैं और वो नालियों से बहता हुआ नदी को जाकर दूषित करता है। दूसरी जवाबदारी नगर पालिका की भी है कि वो नालियों की नियमित सफाई करें, उसमें जो कचरा गिर जाता है या डाल दिया जाता है उसको कलेक्ट करें, ताकि नालियों का जो बहाव जाकर के नदी में मिलता है और गंदगी नदी में फैलती है। वैसे भारतीय संस्कृति में नदी को बड़ा पवित्र माना जाता है, उनको जीवन दायिनी माना जाता है, और हमारा दायित्व है कि हम इन जीवन दायिनी नदियों को सुरक्षित और संरक्षित रखें, और इसमें नगर पालिका को महत्वपूर्ण जवाबदारी निभाना चाहिए। हाँ, तो नगर पालिका को नालियों के जहाँ पर बीच बीच में या आखिरी में जहाँ पर भी है वहाँ शोकपीट बनाकर या ट्रीटमेंट प्लांट डालकर, ताकि वहाँ का पानी साफ पानी ही नदी में जाए, बाकी गंदगी वहीं रुक जाए, ऐसी व्यवस्था नगर पालिका को बनाना चाहिए। अभी क्या देखने में आता है आपको? अभी देखने में तो ये आता है कि गंदगियाँ पड़ी रहती है नालियों में, नाली का पानी भी, घरों का पानी भी सही तरीके से नहीं बहता है, बदबू होती है, मच्छर होते हैं, ऐसी बहुत सी दिक्कतें होती हैं। नगरों से निकलने वाली गंदगी नालों के माध्यम से नदियों में जाकर मिल रही है। नदी में बहने वाला पानी प्रदूषित हो रहा है, जिसके निकट भविष्य में भयंकर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में कस्बा, ब्लॉक, विकासखंड सभी स्तर पर जल को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए, विशेषकर नदी तालाब के जल को सुरक्षित करने के लिए नालों से निकलने वाली गंदगी के लिए सोकपिट बनाकर जल को भूमिगत पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए, या पेड़ पौधों में छोड़कर पानी को शुद्ध कर नदियों से मिलने देना चाहिए, जिससे कि जल को सुरक्षित रखा जा सके। और यहाँ गंदगी बहुत है, जिसको नदी का पानी जो है ख़राब कर रहा है, और अभी चलने लायक की यहाँ पे जगह अच्छी नहीं है। तो नगर पालिका से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह थोड़ा ध्यान दे, और जो वाराणसी का घरों से, नालियों से जो गंदा पानी यहाँ एकत्रित हो रहा है, तो थोड़ा इसके तरफ ध्यान दे के इसको सुधारे थोड़ा, क्योंकि सिर्फ नदी नहीं है, अभी इधर भी देखो आने जाने वाले खंडवे से भी बेचारे बहुत आते जाते हैं,
और यही पानी पूरा जमा होता है, तो उनको भी परेशानी होती है आने जाने में। और कपड़े वपड़े भी यही धुलते हैं। हमारे वार्ड नंबर 10-11 में 2-3 वार्डों के लेडीज़ लोग यहाँ आती है, कपड़े धुलती है, तो पूरा पानी जमा होता वहीं जाके, तो उनको भी और पूरा पानी वातावरण तो होता क्या है इससे वही एक तो पानी की अभी समस्या पूरी भारत में ही है, वाराणसी छोड़ो बालाघाट जिले में क्या पूरे उसमें ही है। और बड़े बड़े वादे तो कर लेते हैं कि पानी साफ करने में ऐसा ऐसा वो कर रहे हैं, पर इसका अभी परेशानी ये है कि अभी कुछ वो नहीं है, बस दावे पे दावे ही है बस। यानी नदी गंदी हो रही है। हाँ, नदी गंदी हो रही है। सुबह शाम शौच करने वाले आते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं। देखिए वाराणसी जो है इतनी कॉलोनियाँ डेवलप हो गई और इस कॉलोनी का जो आउटलेट है, गंदा पानी जो है निकासी, वो सीधे सीधे छोटे छोटे नालियों से होता हुआ थोड़ा नालों में और नालों के अलावा तालाबों में। वाराणसी में मुख्यतः 3 तालाब हुआ करते थे। अब शंकर तालाब एक अस्तित्व में, आमा तालाब दिखता है थोड़ा सा 9 नंबर का बोड़ी कहलाती हो, लेकिन 12 नंबर की एक बेरबन बोड़ी जो है वो तालाब का अस्तित्व भी समाप्त हो गया है। इस प्रकार तालाबों का अस्तित्व समाप्त हुआ ही हुआ, लेकिन एक गंदा सीवेज का वाटर जो है शंकर तालाब में तो खुलेआम देख सकते हैं आप, आमा तालाब में भी देख सकते हैं कि पानी गंदा पानी यहाँ जा रहा है। और ये दूषित पानी जो है ये नगर को तो दूषित कर रहा है, क्योंकि इसके सोर्स जो है कुओं से मिले हुए हैं, कुएं में भी इसी का पानी जाता है। उसके अलावा ये तालाब और नालों का पानी जो है नहरों के माध्यम से खेतों तक में भी जा रहा है। और इस प्रकार समझो कि हमारा नगर जो है चारों तरफ से दूषित वातावरण में और गंदे पानी से घिरा हुआ है। लोग यहाँ के जो है दूषित पानी पी रहे हैं, बहुत हानिकारक है। और इस पर प्रशासन एनजीटी ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है, कड़े नियम बनाए हैं, लेकिन एनजीटी का पालन कोई नहीं करता है हमारे बालाघाट जिले में और वाराणसी खास करके। यहाँ एनजीटी के किसी भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जाता। इसमें पूरा का पूरा दोष यहाँ के उच्च अधिकारियों का है। कई शिकायतें हुई है, लेकिन उसके बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। नगरपालिका के सीएमओ राधेश्याम चौधरी ने बताया कि शहर के गंदे पानी को संरक्षित और रीयूज करने के लिए शासन को पूरा प्लान बनाकर डीपीआर तैयार कर भेज दिया गया है। वरिष्ठ स्तर से तकनीक की स्वीकृति नहीं मिली है, जैसी तकनीकी स्वीकृति मिलेगी काम शुरू हो जाएगा। निश्चित ही वर्तमान समय में चंदन नदी में जो पानी जा रहा है उससे नदी प्रदूषित हो रही है, इस बात की जानकारी भी शासन को दी जा चुकी है।